नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। अमृत दर्शन न्यूज में आज हम आपको भीषण गर्मी से बचने के कई घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार बता रहे हैं। भीषण गर्मी में आम आदमी गर्मी से होने वाली बीमारियों से पीड़ित रहता है। उसे गर्मी में लू लगना, डिहाइड्रेशन, त्वचा संबंधित बीमारियां, अस्थमा सहित कई मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सभी बीमारियों का बचाव घरेलू और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से आसानी से किया जा सकता है। मौसमी बीमारियों से बचाव के सभी उपाय सीनियर डॉक्टर कामिनी सोनी हमारे दर्शकों को बता रही हैं कि किस तरह से घरेलू और आयुर्वेदिक दवाओं से बचा जा सकता है। बीमारियों को लेकर खुशीलाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आए हुए हैं। यहाँ पर हम डॉक्टर कामिनी सोनी जी से आज चर्चा करेंगे मौसमी बीमारियों को लेकर भी, और कुछ ऐसी बीमारियाँ भी यहाँ पर आयुर्वेदिक अस्पताल में आई थी जो दुर्लभ बीमारियाँ थी। बाकी यहाँ पर आयुर्वेदिक उपचार के बाद उन बीमारियों में सुधार हुआ और मरीज हंसी खुशी यहाँ से घर गए हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं डॉक्टर कामिनी सोनी जी से। हाँ, नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं अभी गर्मियाँ शुरू हुई, गर्मी अपनी चरम सीमा पे है ना। तो सारी गर्मियों में बेसिकली हमारा पित्त बहुत बढ़ जाता है। आयुर्वेद में जैसा कि बताया गया कि वात, पित्त, कफ, ये तीन दोष बहुत ज़्यादा हर बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। वात बढ़ने से हमारे जोड़ों में दर्द की तकलीफ पड़ जाती है। पित्त बढ़ने से सारी शरीर में जलन, हाइपर एसिडिटी जिसको हम अम्ल पित्त कहते हैं, वो बीमारियाँ। कफ के बढ़ने से सांस की बीमारी, अस्थमा और सर्दी खांसी वगैरह की सारी तकलीफें कफ के बढ़ने से होती है। अभी गर्मी जैसे हमारी चरम सीमा पे है तो पित्त के बढ़ने से, पित्त से होने वाली सब तरह की बीमारियां होती है। जैसे कि अपन बात करें गर्मी में बढ़ने से जो स्किन डिसीजेज़ होती हैं, दांत की खुजली, पसीना ज़्यादा आता है, पसीना ज़्यादा आने से तरह तरह की खुजली की बीमारियां होने लगती हैं, है ना। और जैसे कि गर्मी में मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं तो मच्छरों से होने वाली बीमारियाँ, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सारी बीमारियाँ भी गर्मी में बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी में ज़्यादा गर्मी के कारण शरीर का जो पानी है पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है, तो डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ये बीमारियाँ मैं आपको पहले सारी बीमारियाँ बता दूँ, उनके बारे में हम आयुर्वेदिक मैनेजमेंट के बारे में भी हम अपन आपसे चर्चा करेंगे। और जैसे कि गर्मियों में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। होटल्स में या घर में खाना रखा हुआ है, सुबह का खाना दोपहर तक अगर गर्मी ज़्यादा हो, फ्रीज में ना रखा जाए तो खाना ख़राब हो जाता है। तो खाना ख़राब होने के कारण अपन कई बार ध्यान नहीं देते हैं और ख़राब खाना खा लेते हैं, और उसके कारण उल्टी और दस्त की बीमारियाँ, गैस्ट्रोएंटाइटिस जो कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्मियों में कॉमन होती है। तो ये, और गर्मियों में एक चीज़ सबसे ज़्यादा होती है कि हवा ज़्यादा चलती है, गर्म हवा चलती है। इसके कारण जितने भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल वगैरह है, ये सब हवा में उड़ने लगते हैं। इस कारण एलर्जिक राइनाइटिस जो कहते हैं, एलर्जी के कारण सर्दी जुकाम होना, एलर्जी की वजह से सांस फूलना, एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस है, ये सारी समस्याएं आजकल हम लोग के पास पेशेंट बहुत ज़्यादा इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको कि ठंडियों में उतनी तकलीफ कम होती है। अभी गर्मियों में डस्ट, जिनको एलर्जी के इश्यूज़ होते हैं, वो सारी समस्या गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसा कि हम बात करेंगे कि सन बर्न, कुछ लोग की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, थोड़ी सी धूप लगती है उसके कारण स्किन पूरी काली हो जाती है, स्किन में चकत्ते, रैशेज़, ये सारी समस्याएँ भी होने लगती हैं। मैडम, इन समस्याओं को लेकर इनका क्या उपाय किया जाए? क्योंकि आयुर्वेदिक उपचार तो ऐसा रहता है कि ये घरेलू उपचार माना जाता है, और इसमें पहले के समय में दादी नानियाँ जो रहती थी वो बच्चों को और घर वालों को घरेलू उपचार से ही ठीक करते थे, क्योंकि उस टाइम पे एलोपैथिक का इतना चलन नहीं था, अपने घरेलू उपचार का चलन था। तो इसमें हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि अब आयुर्वेदिक के जरिए और घरेलू उपचार के जरिए किस तरीके से इन बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। बिल्कुल, मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि हम अपनी बहुत सारी किचन से आयुर्वेद, हमारा जो हर्बल थेरेपी, हमारी अपनी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तो हमें इसमें ही इतनी सारी चीज़ें हमारी किचन में हैं कि हम उनके द्वारा बहुत सारी बीमारियों को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारा हम जो हमारा डाइट को एक डिसिप्लिन में, एक अनुशासन में हमारे डाइट को हम फॉलो करें तरीके से, तो हम बहुत सारी बीमारियों से डाइट, योगा और हमारी जो हेल्दी लाइफस्टाइल, आयुर्वेद ने बताया कि ऋतुचर्या, गर्मियों में एक टिपिकल हमारा जो प्रोटोकॉल है, गर्मियों में ये खाना चाहिए, ये आहार होना चाहिए, ये विहार है, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम इन सारी बातों को फॉलो करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से, ऋतु में होने वाली बीमारियाँ, जैसे वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियाँ, उनमें वर्षा ऋतु का हम प्रोटोकॉल जो फॉलो करेंगे उससे हम बहुत सारी बीमारी से बच पाएंगे। और ठंडी आ रही है, ठंडियों में भी हमारी ऋतुचर्या बताएगी कि ठंडियों में हमें ये खाना चाहिए, ये विहार, ये हमको रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो उसको हम फॉलो करके बहुत सारी बीमारियों से ऐसे ही बच सकते हैं। तो ये अभी अपन जैसे गर्मी की बात कर, अभी गर्मी आ रही है, तो गर्मी में जैसे कि हमने बताया ये सारी बीमारियाँ गर्मी में बहुत सारी होती हैं। तो इन सारी ये सारी बीमारियाँ, इनमें हमको क्या क्या
खाना पीना खान पान होना चाहिए, क्या क्या हमको रूटीन फॉलो करना चाहिए, ऋतुचर्या जिसको कहते हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या, पित्त दोष जिसमें बढ़ जाता है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, बाहर से भी गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है, अंदर से भी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है पित्त दोष बढ़ने से। तो इसमें हम बहुत सारी रूटीन को फॉलो करने से ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो बड़ी ही कॉमन है, त्वचा से संबंधित बीमारियाँ गर्मियों में बहुत होती हैं। पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पसीना बहुत ज़्यादा आने के कारण क्या होता है, ऐसे अंदर की जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, अंदर के शरीर के अंदर के ब्रेस्ट के नीचे है, ग्रॉइन एरिया में है, जहाँ पे जो लोग मोटे ज़्यादा हैं उनकी जो मांसपेशियों के फोल्ड्स होते हैं उनके पीछे पसीना इकट्ठा होने के कारण दाद की समस्या, हम देखते हैं दाद की समस्या बड़ी ही कॉमन हो जाती है लोगों में। बहुत समय तक तो लोग अपना इलाज करते रहते हैं, शर्म के कारण हिचकिचाते हैं, बात नहीं करते। तो गर्मी की समस्या में हमको ये करना है कि ऐसे कपड़े पहने जो सूती हो, हवादार कपड़े हों, तो जिसके कारण वो पसीना वहाँ से हवा लगती रहे और वो एक्यूमुलेट ना हो, पसीना वहाँ पे इकट्ठा ना हो। जैसे पुलिस वाले, हमारे कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो दिन भर एक ही ड्रेस पहन लिया कि पोस्चर में धूप में काम कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस है, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो 12-12 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं, सभी जो हम कार्य करने वाले लोग हैं बाहर जाके काम करते हैं, तो उसमें बहुत आवश्यकता है कि हम सूती कपड़े, हवादार कपड़े, थोड़ा पतले कपड़े पहन जिससे हवा क्रॉस कर सके और पसीना वहाँ पे एक्यूमुलेट ना करे, इकट्ठा ना हो पसीना होगा तो वहाँ पे दाद का होना बहुत ही सामान्य सी बात है। दाद है, एक्जिमा है, ये सारी समस्याएं इस समय बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए हमने बताया जैसे कि कपड़े खुला रखें और एक सिंपल सी हल्दी है, हल्दी को हम आधा चम्मच अगर हम पानी में उबाल के, हल्दी वाली चाय आजकल बहुत ही कॉमन है, हल्दी वाली चाय को अगर हम एक चम्मच आधा चम्मच हल्दी सुबह शाम दोनों टाइम लेते हैं तो हल्दी हमारी बहुत अच्छा खून साफ़ करने वाली है, एंटीबायोटिक का काम करती है, सूजन को दूर करती है। तो हल्दी को लेने से हमारी त्वचा से संबंधित बीमारियां बहुत अच्छे से दूर हो जाएंगी। नीम की पत्तियां, अगर हम 2-4 पत्तियां नीम की रेगुलर हम खाते रहेंगे तो नीम बहुत अच्छा खून साफ़ करता है, उससे भी हमारी स्किन से रिलेटेड समस्याएं कम हो जाएंगी। आंवला जो एक बहुत अच्छा रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है, आंवले का हम सेवन करने से जो कि सबसे अच्छा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उसका हम नियमित रूप से सेवन करेंगे तो ये जो हमारी स्किन में होने वाली झाइयाँ हैं, डार्क सर्कल्स हैं, बालों का झड़ना है, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सिर्फ आपको आंवले का नियमित रूप से सेवन करना है। आंवले का जूस पी सकते हैं, आंवले का चूर्ण ले सकते हैं, आंवला किसी भी रूप में आप आंवले का प्रयोग करेंगे तो आंवला बहुत अच्छा है। आंवला और हल्दी मिला के, जिसको कि हम निशा अमल की हल्दी का पर्याय है, इसका हम नियमित रूप से सेवन करेंगे तो हम प्री डायबिटीज़ कंडीशन को भी दूर कर सकते हैं। इस पर रिसर्च हो चुका है, हमारे पीजी स्कॉलर ने रिसर्च पेपर करके अपनी थीसिस कंप्लीट की है, निशा अमल की प्री डायबिटीज़ को प्रिवेंट करता है। तो इतनी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जहां हमको थोड़ी सी जानकारी की आवश्यकता है और हमको हमारे रूटीन में सिर्फ लाने की आवश्यकता है। इसको करके हम बहुत फ़ायदा मिल सकता है। दद्दू की अब हम बात करते हैं, डिहाइड्रेशन की बात करें। गर्मियों में जो खाना है हमारा, अगर हम कहीं गलती से खाना थोड़ा ख़राब हो गया, हमने ले लिया, उल्टी दस्त की समस्या होती है, इस कारण शरीर में जलीय अंश की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो जो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे आजकल हम नींबू का पानी रूटीन में हम अगर रेगुलर पानी की मात्रा को नियमित रूप से, पानी और नमक की मात्रा को शरीर में रिस्टोर करें, नियमित रूप से लिक्विड डाइट लेते रहें, नमक लेते रहें, तो हमें इलेक्ट्रॉल तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी। हमारा पना इतना अच्छा ड्रिंक है, उसको हम रेगुलर लें। जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, तरबूज हैं, खरबूज हैं, इनका नियमित रूप से सेवन करें। चुकंदर है, गाजर है, सलाद है, जिनमें खीरा है, ककड़ी है, जिनमें जलीयांश बहुत होता है, तो इनको हम आराम से नियमित रूप से हमारे भोजन में, नियमित रूटीन में शामिल करें। तो इससे हमारे शरीर के जो पानी की कमी है, कितनी ठंडक भी पहुंचाते हैं ये सारी चीज़ें। छाछ का प्रयोग है, ताज़ा दही है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं जिनका कि हम नियमित रूप से प्रयोग करने से हमारे शरीर में पानी की कमी भी नहीं होगी और साथ में हमारा जो ठंडक, तक्र से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। तक्र जो हमारे पेट के लिए अमृत है, तो तक्र का हम भुना जीरा डाल के, काला नमक डाल के हम तक्र को नियमित रूप से सेवन करेंगे तो हमारे पेट से संबंधित विकार भी बहुत अच्छे से दूर हो जाएंगे और पेट में ठंडक भी बने। पुदीना है, आम की चटनी है, आम का पना है, ये सारी चीज़ों को हम नियमित रूप से प्रयोग करने की आवश्यकता है कि हम रेगुलर यूज़ करें, जिससे हमको जलीय अंश की शरीर में कमी ना होने पाए। और जैसे कि अपन सनबर्न कह रहे हैं, जो स्किन में धूप में जाने से स्किन जल जाती है और पूरे अलग अलग तरह की टोन की स्किन हो जाती है, बहुत ज़्यादा सनबर्न हो जाता है। सनबर्न में स्किन पूरी काली पड़ जाती है और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनमें पूरे रैशेज़ हो जाते हैं। तो उसमें हम सिर्फ नारियल का तेल का प्रयोग, नारियल के तेल में कपूर मिला के लगा लें तो उससे भी हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है और स्किन में आराम मिलता है। और जैसे पसीना वाले एरियाज़ में तरह तरह के स्किन के आयुर्वेदिक पाउडर्स आते हैं, जिनको हम कि पसीना वाले एरियाज़ में लगा लेंगे तो हमारे पसीना इकट्ठा नहीं होगा। उनके कई बाज़ार में कई नामों से आयुर्वेदिक पाउडर, प्योर आयुर्वेदिक पाउडर है, जिनका प्रयोग करने से हम, जैसे मैंने बताया कि जो एरिया जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है,
कवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे, जहाँ पे हम महिलाएं चेन पहनती हैं, और यहाँ एल्बो के बीच में कोहनी के पास में जहाँ पे पसीना ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे एक पाउडर की डस्टिंग कर लेंगे तो वहाँ पे पसीना इकट्ठा नहीं होगा तो हमारी दाद और एक्जिमा ये सारी समस्या अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो और इसलिए बड़ा ही आवश्यक है। और जितनी भी हमारे बताया गया कि चमेली का फूल है, बेला का फूल है, इन सारे खुशबूदार फूलों का और बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस वाली चीज़ों का ऑयल का इस्तेमाल करने से, गुलाब जल बहुत अच्छा है, एलोवेरा बहुत अच्छा है। एलोवेरा से इतनी ठंडक पहुंचाता है स्किन को। जल में जो सनबर्न होता है उसमें सबसे अच्छा उपाय एलोवेरा बताया गया है। एलोवेरा इतनी ठंडक पहुंचाता है तो एलोवेरा का प्रयोग करिए। सनबर्न हो गया है तो गुलाब जल का प्रयोग करिए, इससे हमारी स्किन को हम, और नारियल का तेल जैसा कि मैंने अभी बताया बहुत अच्छा है, इनका हम प्रयोग करेंगे तो हमारी स्किन को हम बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। और धूप में कवर करके रखें। हमारी, हम अगर धूप में जा रहे हैं तो जहाँ तक हो सके स्किन को हम कवर करके रखें, तो हमारी स्किन को हम बहुत अच्छी तरह से बचा सकते हैं। और मॉस्किटो बाइट्स, जैसे अभी हमने बताया गर्मियों में जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो मच्छर, सारे कीड़े मकोड़े अपनी जगह से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मच्छर से होने वाली बीमारियां जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो इनसे होने वाली बीमारियां हैं। तो इसमें हमको ये रखना है कि जहाँ पे भी वाटर कंटेमिनेशन है, हमारे कूलर का पानी हमको रेगुलरली बदल लेना चाहिए। यहाँ घर के आसपास जहाँ कहीं भी वाटर कंटेमिनेशन हो रहा है, पानी एक जगह पे एकत्रित हो रहा है, तो उस पानी पे हम कोशिश करना चाहिए नगर निगम से बात करके हम वहाँ पे या तो बहुत सारी रक्त शोधक फिटकिरी का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं, या वहाँ पे ऐसी चीज़ें बता के वहाँ पे साफ़ सफाई का प्रयोग करें। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, घर में कहीं भी जगह पे पानी का कलेक्शन ना हो, ऐसा हम ध्यान रखें। और कहीं भी मच्छर ज़्यादा हो, मच्छर से मारने वाली दवाइयों का, फिनिट का स्प्रे, ये सारी करें जिससे हम मच्छरों को दूर भगा सकें। ये कर कछुआ छाप अगर, इतने सारे मॉस्किटो रिपेलेंट, सारे तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं। घर में धुआं कर सकते हैं, गूगल का धुआं कर सकते हैं, हल्दी का धुआं कर सकते हैं, और जिससे कि वो मच्छर वगैरह घर से भाग जाए। नीम की पत्तियों का घर में धुआं, सीधी सी बात, नीम की पत्तियों को लाके आप घर में सुखा के रख लीजिए, सस्ता सुंदर और टिकाऊ उपाय है। बस उसकी नीम की पत्तियों को जो घर में जला के शाम को धुआं कर दिए तो मच्छर एकदम से उससे भाग जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस हमको थोड़ा जागरूक रहने की आवश्यकता है और हमको थोड़ा सा जानकारी रखने की आवश्यकता है, तो जिससे कि बहुत हमको मच्छरों से भी हम बच सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों से, हमारे मच्छरों से होने वाली बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। और हम बात करेंगे जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस की हम बात करें, अस्थमा, जैसा कि मैंने बताया, तो इसमें हमको ये ध्यान रखना कि जैसे कहीं हम बात करेंगे कि अभी हम धूप से आए और सडनली घर में जाके हमने ठंडा पानी पी लिया या एसी में जाके बैठ गए तो तुरंत हमारी नाक बहना शुरू हो जाएगी। जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनके रोगों से लड़ने की क्षमता कम है, उनमें तुरंत ही नाक बहना शुरू हो जाएगी, छींक आना शुरू हो जाएगी, जिनको समर फ्लू कहते हैं। तो उसमें भी ये हमको ध्यान रखना है कि कभी हम गर्मी से, ये तो बहुत ही आवश्यक है कि अगर शरीर गर्म है तो सडनली बॉडी को थोड़ा सा समय दीजिए, गर्मी से आके थोड़ा बैठिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए, एकदम से एसी में नहीं जाना है, एकदम से कूलर के सामने नहीं बैठना है। तो सडनली बॉडी हमारी कोप अप नहीं कर पाती एकदम से गर्मी से ठंडक, तो वो बॉडी रिएक्ट करती है, जिसके कारण कि नाक से पानी बहना, छींक आना, सर्दी जुकाम का हो जाना, जिसकी समर फ्लू आदि समस्या हो जाती है। तो इसमें हमको ध्यान रखना है अच्छी तरह से कि अगर हम थोड़ा सा, हमको पेशेंस की आवश्यकता है, थोड़ा सा बच्चों को या घर के सभी लोग को हमको मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है कि अगर आप गर्मी से आ रहे हैं या ठंड सडनली घर से बाहर निकल रहे हैं तो एकदम से टेम्परेचर का चेंज बॉडी को में नहीं करना है। तो जिससे कि सर्दी जुकाम और अस्थमा भी, एलर्जी का अस्थमा बहुत कॉमन हो जाता है गर्मियों में, क्योंकि जिन लोगों को डस्ट पार्टिकल से सांस फूलने की समस्या होती है, एलर्जी का अस्थमा जिसको हम कहते हैं, तो उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा, मैंने जब बताया कि गर्मी में हवा ज़्यादा चलने से धूल के पार्टिकल, पोलन ग्रेन्स, जो फूल के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हवा में फ्रेश घूमते रहते हैं, तो उसके कारण पेशेंट की नाक में जाएगा और पेशेंट को एलर्जी होगी, छींक आना शुरू हो जाएगी, नाक बहेगी, आंखों से पानी आएगा और पेशेंट को तकलीफ शुरू हो जाएगी और फिर सांस फूलने लगेगी। तो इन सारी चीज़ों को भी हमको थोड़ा सा बचाना है कि अगर हम गर्मी में बाहर जाएँ तो मास्क का प्रयोग कर लें और हम डस्ट के एक्सपोजर में डायरेक्ट ना जाएँ। ये चीज़ का थोड़ा, इस सारी चीज़ों को हमको बचाना है। इसमें जैसे किसी को अस्थमा हो जाता है तो फिर उसके लिए आयुर्वेदिक में क्या उपचार किया जाता है? अस्थमा में देखिए क्या, अस्थमा दो तरह का होता है। एलर्जी, जैसे कि हम बात करें गर्मियों में जो होता है एलर्जी का अस्थमा होता है, जैसे बस बताए गर्मियों में डस्ट बहुत ज़्यादा, हवा में डस्ट बहुत रहती है, तो वो पेशेंट के नाक में जाती है और वो जो डस्ट पार्टिकल नाक में जाके, नाक की जो पतली सी म्यूकोसा होती है उसको जाके इरिटेट करती है और पेशेंट को नाक बहना, आंखों से पानी आना, ये सारी समस्या हो जाती है और पेशेंट को सांस फूलना शुरू हो जाता है।
एलर्जिक राइनाइटिस भी होती है, एलर्जिक अस्थमा भी होता है। और जो ठंडियों में होती है वो क्या होती है, कफ ज़्यादा बढ़ जाए। ठंडी में कफ ज़्यादा होता है, तो कफ ज़्यादा बढ़ने के कारण सांस की नलियाँ में कफ भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में रुकावट होती है। वो अलग तरह का अस्थमा हो गया, ये एलर्जिक वाला इश्यूज़ हो गया। तो अस्थमा में अगर एलर्जी की वजह से है अस्थमा हो रहा है, तो इसमें हम पेशेंट की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक हो जाता है कि रोग प्रतिरोधक सबसे जो महत्वपूर्ण है, रोगों से लड़ने की क्षमता को हमको बढ़ाना है। नंबर 2, जो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, काली मिर्च है, सोंठ है, पीपर है, इनका केवल हम पानी पीने से ये सारी कफ को काटती हैं। और गिलोय से अच्छा रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाला, हमने कोविड के समय पे गिलोय का कितना प्रयोग किया है। संशमनी वटी को पूरे भोपाल में हमने वितरित किया है। त्रिकटु चूर्ण, जिसमें काली मिर्च, सोंठ और पीपर है, इसका हम लोगों ने जिस वक्त वो कोविड के समय वायरल इन्फेक्शन हो रहा था, सर्दी जुकाम हो रहा था, उसमें त्रिकटु का प्रयोग भरपूर, हमारी सरकार ने कितना सारा त्रिकटु का प्रयोग किया, गिलोय का प्रयोग किया, जिससे लोगों की लड़ने की क्षमता बढ़ी और हमको बहुत सारे लोगों को बचाया हम लोगों ने आयुर्वेद के माध्यम से। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। तो इसके लिए हम इसका आगे भी प्रयोग करते रहें। जो जैसे कि आपने बोला अस्थमा में हम बहुत अच्छा सिर्फ यष्टि मधु मुलैठी डाल के हम अगर उसकी स्टीम लेते हैं तो भी मुलैठी बहुत अच्छा कफ को पतला करती है, तो गले में होने वाले कफ को पतला हो जाएगा। थोड़ा सा हल्दी डाल के अगर हम उसकी स्टीम लेते हैं, थोड़ा त्रिफला काढ़े का हम गरारा करते हैं, त्रिफला बहुत अच्छा एंटीबायोटिक का काम करता है। त्रिफला काढ़ा को बना के उसका हम गरारे करेंगे तो गले में जो सूजन है, जो इन्फेक्शन है, जो कंजेशन हो रखा है, वो सारा त्रिफला काढ़ा से ख़त्म हो जाएगा। और स्टीम मैंने बताया कि सिर्फ मुलैठी की भाप ले लीजिए या हल्दी की स्टीम ले लीजिए, तो ये पूरा जाके गले को आपको साफ़ करता है। और नाक में तेल, अणु तेल आता है या तिल तेल है, इनका 2-2 बूंद नाक में डालने से पूरा नाक में जाके पूरी नेज़ल कंजेशन को दूर करता है, जिससे कि जो नाक से सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ होती है, नेज़ल ड्रॉप्स डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये अणु तेल या तिल का तेल नाक पे 2-2 बूंद डालिए, जिससे आपकी पूरी नाक खुल जाएगी अच्छी तरह से। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और अस्थमा में जो छाती में कंजेशन हो जाता है, उसमें सरसों का तेल में या महानारायण तेल में थोड़ा सेंधा नमक डाल के छाती की मालिश करना है, आगे से और पीछे से दोनों तरफ से मालिश करके, और किसी भी गर्म कपड़े से छाती की सिकाई करने से पेशेंट जो सांस फूल के जिससे बार बार सांस लेने से उसकी छाती में दर्द शुरू हो जाता है, तो उसमें पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। तो अस्थमा के पेशेंट्स को इतना जो बार बार सांस लेता है पेशेंट, उसके कारण चेस्ट पेन होता है, उसकी छाती की मांसपेशियाँ एकदम थक जाती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं। तो हम सिर्फ सिकाई से पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। और सिर्फ दिन भर पेशेंट को ये त्रिकटु का पानी पिलाते रहिए, त्रिकटु का पानी देना है, और इसको दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे। तो जो जितनी बारी पेशेंट को एक बार खांसी का ठसका जो आता है, जिसको हम कहते हैं, तो वो ठसका त्रिकटु के पानी पीने से एकदम खत्म हो जाता है। तो त्रिकटु का पानी पीते रहिए, जिसको मैं किसी भी ब्रोंकोडायलेटर से बहुत अच्छा काम करता है। त्रिकटु का पानी बार बार पीते रहिए। जैसे ही आपको लगता है 2 घंटे बाद खांसी आ रही, तो थोड़ा 2 घूंट पानी पी लीजिए, तो पूरा खांसी सबसाइड हो जाती है। तो त्रिकटु का पानी को बार बार पिलाने से बहुत फ़ायदा होता है। और लवंगादी वटी, लौंग की गोली आती है, उसको दिन भर चूसते रहिए। तो ये जो बार बार गले में सूजन के कारण इरिटेशन होता है, उसके कारण पेशेंट को खांसी के बाउट्स आते हैं, तेज़ी से एक बार खांसना शुरू होता है, खांसी आती है तो बार बार खांसी आती ही रहती है। तो उसमें सिर्फ लवंगादी वटी को चूसते रहें, और त्रिकटु का जो काढ़ा है उसको थोड़ा थोड़ा, इकट्ठा नहीं पीना है, गरम गरम थोड़ा थोड़ा चाय की तरह पीते रहें, उससे पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। और ये मैंने बच्चा मालिश और सिखाई, इससे बहुत अच्छा है। और जो नाक बंद हो जाती है, पेशेंट की नाक बंद हो जाती है सर्दी जुकाम की वजह से, तो उसमें अगर पेशेंट को सिर्फ 1-1, 2-2 बूंद तिल का तेल या अणु तेल, इसका प्रयोग नाक में डालेंगे तो पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है। और जैसे वासा बहुत अच्छा काम करता है, वासा का प्रयोग वासा का काढ़ा बना के पिला लीजिए पेशेंट को। बहुत मुलैठी मैंने बताया, हरिद्रा खंड, हल्दी को जब छोटे बच्चे हल्दी खाने में थोड़ा आनाकानी करते, तो हल्दी को शक्कर में डाल के पका के हरिद्रा खंड नाम से मिलता है बाज़ार में, तो उसको भी आप थोड़ा सा खिलाएंगे तो बच्चों को बहुत फ़ायदा करता है। सीतोपलादी चूर्ण रामबाण औषधि, हमारी तुलसी रामबाण औषधि है ना। टंकण हमारा बोरेक्स जिसको हम कहते हैं, उसको थोड़ा सा खिला दीजिए पानी में डाल के, तो इतना अच्छा पूरा कफ को पतला कर देता है। मुलैठी बताया, त्रिकटु बताया, इन सब को मिला के अगर आपने काढ़ा बना के सुबह शाम पेशेंट को पिला दिया, अस्थमा के पेशेंट, तो रोगी को बहुत फ़ायदा होता है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, और आप लंबे समय तक भी पिला सकते हैं। तो ये बहुत अस्थमा में इसका बहुत अच्छा प्रयोग है जी।